हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम ट्यूनर चैनल पर। हमारे द्वारा यूपीएससी के लिए डेली एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है प्रैक्टिस और रिवीजन को ध्यान में रखते हुए। तो हमारे साथ जुड़िए, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विथ एनर्जी के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में खबरों में रही केसर हिंद तितली को निम्नलिखित में से किसकी राज्य तितली के रूप में अनुमोदित किया गया है? आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने बड़ी और चमकीली रंग की तितली केसर हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। याद रखना किसको? केसर हिंद को किसने दी है? अरुणाचल प्रदेश ने दी हुई है। केसर हिंद का शाब्दिक अर्थ होता है भारत का सम्राट या दुर्लभ और जाने जाते हैं। इसको बोलते हैं दुर्लभ और सर्वलोटेल तितलियों में से एक मानी जाती है जो मध्यम और उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर पाई जाती है। स्वालेटेल जानी जाती है तितली परिवार, इसको बोल सकते हैं क्या? पैपिलियोनिडी लेपिडोप्टेरा आर्डर में जो होता है तितलियों का एक समूह होता है। 90 से 120 मिलीमीटर पंखों वाली ये तितली पूर्वी हिमालय, याद रख सकते हो, पूर्वी हिमालय वाला पॉइंट याद रख लेना, ये स्टेटमेंट में लग के आ सकता है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम, मणिपुर, तो पूर्वी हिमालय में कौन से राज्य आते हैं इसको भी आप देख सकते हैं, कभी कभी काम आ जाता है। इसकी उपस्थिति एक बेहतर वन पारिस्थितिकी संरक्षण के अस्तित्व को इंगित करती है। ये वाला पॉइंट अच्छा है, बना लीजिएगा अपने नोट्स में। वन पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण के अस्तित्व को यह तितली नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, दक्षिण चीन में भी पाई जाती है। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है, तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन हमारे पास सही होने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पहला कथन कहता है, क्या शिक्षा राज्य सूची का हिस्सा है? सोचिए आप लोग जब तक। शिक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 3 में निहित है। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, देखिए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो शिक्षा राज्य सूची का हिस्सा है, ये वाला ऑप्शन तो भैया पूरा ही गलत है, क्योंकि शिक्षा कहाँ का है दोस्तों? समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 3 में निहित है। कई वाला स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। देखते हैं इसकी व्याख्या। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संविधान द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। 1976 42वें संविधान संशोधन, पॉइंट याद रखिएगा। इसलिए पहली स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत हो गई थी। वर्ष 2002 में क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत प्रवर्तनीय अधिकार बनाया गया, ना कि उसमें निहित है। भाग 3 में निहित नहीं है, बल्कि इसको क्या किया गया? प्रवर्तनीय अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? अनुच्छेद 21A में। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी जो है, के अनुच्छेद 45 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 39F में राज्य द्वारा वित्त पोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया। याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाकर जो 10 थे उनको कर दिया गया 11, जिससे प्रत्येक माता पिता या अभिभावक पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य जोड़ा गया कि उनके बच्चे या वार्ड को क्या बोलेंगे उसको 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। इसलिए वहां पर दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? तो दोस्तों गलत था। ये पूरे व्याख्या आप लोगों को अच्छे से देख लिया करना है, यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट डायरेक्ट लग के आ सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना किसकी बात कर रही है? एकीकृत लोकपाल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। यहाँ पास आप लोग ऐसे जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करिएगा, ऐसे मार्क कर लिया कीजिएगा। कुछ भी आप गोला लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कौन सा सही नहीं है, पहले यहीं पर ध्यान देना है कि क्या पूछा गया क्वेश्चन में, सही है या सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है। पहली, यह बैंकों, एनबीएफसी और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायत का निवारण प्रदान करेगा। ठीक है, देखते हैं, सोचिए जब तक आप लोग भी। इसमें गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल नहीं है। एकीकृत योजना के तहत आरबीआई गवर्नर अपीली प्राधिकारी है। तो अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था? यह बैंकों, एनबीएफसी और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण प्रदान करेगा। देखिए ये वाली योजना सही है, क्योंकि हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये क्या है, इसका उद्देश्य नजर आ रहा है। तो नॉर्मली जब भी कोई उद्देश्य होता है योजना का, वो नॉर्मल क्या होता है, सही उसको मान सकते हैं और यहाँ से अपन ऑप्शन पिक कर सकते थे। तो पहले स्टेटमेंट चूंकि सही हो गई तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो बाय डिफॉल्ट हमारी तीसरी क्या हो गई स्टेटमेंट सही होने वाली है। हमें विचार कहाँ पास करना है? दूसरी स्टेटमेंट पे। तो इसमें गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल नहीं है। ये वाली भी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? गलत दी गई है। तो दूसरा और तीसरा क्या हो गया इसमें से गलत? आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एकीकृत लोकपाल योजना लॉन्च करी है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकती है। आरबीआई से जुड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 3 लोकपाल योजनाओं, वर्ष 2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, 2018 की एनबीएफसी के लिए
और 2019 के लिए डिजिटल लेन देन की लोकपाल योजनाओं को समाहित करता है। याद रखना ये वाली एकीकृत लोकपाल योजना में ये तीनों लोकपाल योजना शामिल की गई हैं, यानी कि बैंकिंग लोकपाल और आपका कौन सा डिजिटल लेन देन 2019-2018 में एनबीएफसी के लिए। एकीकृत लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक, विनिमय संस्थाएं जैसे बैंक, एनबीएफसी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करेगी और शिकायत का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है या विनियमित इकाई द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है। ये वाली स्टेटमेंट क्या थी वहां पर, वैसे भी सही थी। तो इसमें गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल है, वहां पास क्या लिखा था, शामिल नहीं है, तो इसलिए वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई थी वहां पर गलत, यानी कि गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी इसमें शामिल है जिनकी जमा राशि क्या है दोस्तों 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। यह योजना आरबीआई लोकपाल तंत्र के क्षेत्राधिकार को तटस्थ बनाकर एक राष्ट्र लोकपाल दृष्टिकोण अपनाती है। यह योजना अपवर्जनों को निर्दिष्ट सूची के साथ शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में सेवा में कमी को परिभाषित करती है, अतः शिकायतों को अब केवल योजना में सूचीबद्ध आधारों के अंतर्गत शामिल नहीं होने के कारण खारिज नहीं किया जाएगा। यह योजना क्षेत्राधिकार तटस्थ है। किसी भी भाषा में शिकायतों के प्रारंभिक निपटान के लिए चंडीगढ़ में एक, कहाँ पास दोस्तों, चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत रिसिप्ट और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पास केंद्रीकृत रिसिप्ट और प्रसंस्करण केंद्र बनाया जाएगा इसके लिए चंडीगढ़ में। एकीकृत योजना के तहत उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक अपीली प्राधिकारी होंगे। तो स्टेटमेंट याद है, इसकी व्याख्या आप लोग बहुत अच्छे से सुना करिएगा और बहुत अच्छे से इसको रिवीजन कर सकते हैं, अपने नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपको बताना है कौन सा साझा नहीं करता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिएगा क्योंकि यही हमारी गलती हो जाती है और एक दो क्वेश्चन भी गलत होते हैं और हम एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। हमने देखा कि देश बाल्टिक सागर, तो हमें तुरंत अपना मैप घुमाना है। मैपिंग हमने देखी कि देश बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बताइए आप लोग कौन सा होगा? हम लोग डेली मैपिंग करते हैं आजकल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलारूस नहीं करता है, लेकिन हाँ डेनमार्क, जर्मनी और रूस करते हैं। तो बेलारूस इससे नहीं लगता, याद रखना आप लोगों को। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया है। बाल्टिक सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का ही विस्तार है। ये भी याद रख सकते हो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का विस्तार है जो दक्षिणी डेनमार्क के अक्षांश से उत्तर की ओर लगभग आर्कटिक सर्कल तक फैला हुआ है और शेष महाद्वीपी यूरोपीय से स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। अब जब भी ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप आता है तो इसके अंदर कुछ देश आते हैं, देखते हैं। पश्चिम से दक्षिण आगे बढ़ते हुए बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अर्ध उपग्रह हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त इसका रूप से वर्णन करता है? आपको बताना है। देखिए अच्छा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्ध उपग्रह की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अर्ध उपग्रह की बात कर रहा है। तो क्या होगा देखिए, 5 सेकंड में आपको टाइम दे रहा हूँ। क्या हो सकता है इसका आंसर फ्रेंड्स? सोचिए थोड़ा सा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पृथ्वी की कक्षा के पास अंतरिक्ष की चट्टानें जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ठीक है, तो अर्ध उपग्रह का मतलब क्या कहलाया दोस्तों? पृथ्वी की कक्षा के पास अंतरिक्ष की चट्टानें जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। कामो ओलेवा नाम की चीज है, वर्ष 2016 में खोजा गया। हवाई में जाने आते इसको बोलते हैं क्या? पैन स्टार्स टेलीस्कोप के माध्यम से। किससे? पैन स्टार्स टेलीस्कोप के माध्यम से कामो ओलेवा एक ऐसा शब्द है जो एक हवाई यान जेट गीत का हिस्सा है, अर्थात एक घूमता हुआ अंतरिक्ष का टुकड़ा है। ध्यान से इसकी व्याख्या देखिए क्योंकि पूछ सकता है हाल ही में चर्चा में रहा कामो ओलेवा क्या है? तो पता होना चाहिए ना कि हाल ही में चर्चा में, तो इसकी व्याख्या आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कामो ओलेवा होता क्या है। तो यह पृथ्वी के अर्ध उपग्रहों में से एक है। क्या है? पृथ्वी के अर्ध उपग्रहों में से एक है। अंतरिक्ष चट्टान जो सूर्य की परिक्रमा करता है। किसकी दोस्तों? सूर्य की परिक्रमा करता है, एक अंतरिक्ष चट्टान है, लेकिन ग्रह के अपेक्षाकृत नजदीक मौजूद होता है, अर्थात लगभग 9 मिलियन मील दूर होता है। क्षुद्र ग्रह समानता फेरिस व्हील के आकार के होते हैं और 150 से 190 फीट के मध्य होता है। इसके छोटे आकार लगभग 50 मीटर चौड़े के कारण इस अर्ध उपग्रह का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए कठिन रहा है। इसके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी उपलब्ध भी है। तो ये जो आपका साइंस टेक का क्वेश्चन बन सकता है और ये वाले क्वेश्चन यूपीएससी 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछता है। वन लाइनर वाले की हाल ही में चर्चा रहा ये वाला शब्द किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए आप लोग, ध्यान रखिए अपना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पर पहुंचती रहे। तो सपोर्ट करिए हमको। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।